गुड मॉर्निंग दोस्तों। 72,825 शिक्षक भर्ती में जो सुनवाई चल रही है, अब उसमें अगली डेट 19 अगस्त है। 19 अगस्त को सुनवाई होनी है, लेकिन कुछ व्यापक बदलाव भी किए गए हैं। जितने भी अभ्यर्थी हैं, अब उनको 7 कैटेगरी में बांट कर सुनवाई की जाएगी। तो पहले हम देख लेते हैं ये जो कैटेगरी है कैसे बनाई गई है। तो दोस्तों, पहली कैटेगरी उन व्यक्तियों की है जिन्होंने मूल मुकदमे में प्रतिवादी बना था, यानी कि जो मूल मुकदमे में प्रतिवादी थे और उन्होंने 7 दिसंबर 2015 को अदालत में हाजिरी दी थी। और दूसरी श्रेणी उन उम्मीदवारों की है जिन्हें बाद में विभिन्न आवेदनों के जरिए पक्षकार बनाया गया था और वे भी उसी तारीख को अदालत में मौजूद होने का दावा करते हैं। तीसरी श्रेणी उन अभ्यर्थियों की है जो न तो मूल पक्षकार थे और न ही पहले से शामिल किए गए थे, लेकिन 1100 लोगों के समूह का हिस्सा होने का दावा करते हैं। चौथी श्रेणी, इसमें वे अभ्यर्थी शामिल हैं जिनका नाम जिलावार मेरिट सूची में था लेकिन नियुक्ति नहीं मिल सकी। साथ ही वे उम्मीदवार भी इसमें हैं जिन्होंने 7 दिसंबर 2015 के आदेश के बाद काउंसलिंग में हिस्सा लिया था, लेकिन 12,091 सूची में जगह नहीं बना पाए, जबकि उनसे कम अंक वाले अन्य उम्मीदवारों को शामिल कर लिया गया था। पांचवी श्रेणी 24 फरवरी 2026 के आदेश का लाभ चाहने वालों की है। इसमें लगभग 68,000 आवेदक शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विचार करने के निर्देश दिए गए थे। इसमें 580 ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने अक्टूबर 2016 में सरकार को अपनी पूरी जानकारी दी थी और पात्र पाए गए थे। छठवीं श्रेणी, यह श्रेणी उन अभ्यर्थियों की है जो 30 नवंबर 2011 को जारी पुराने विज्ञापन के बजाय 7 दिसंबर 2012 को दोबारा जारी विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति चाहते हैं। और अंतिम सातवीं श्रेणी है कि यह श्रेणी उन उम्मीदवारों की जो सापेक्ष मेरिट के आधार पर दावा करते हैं लेकिन ऊपर बताई गई किसी भी श्रेणी में आते नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पर 7 श्रेणियां बनाई गई हैं और अब इस पर जो सुनवाई होनी है वो 19 अगस्त को होनी है। दोस्तों, इस पर एक विस्तृत चर्चा मैं आपसे एक अलग वीडियो में करूंगा। फिलहाल इस मामले में न्यूनतम कटाव से अधिक अंक होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों की याचिकाएं शीर्ष अदालत में विचाराधीन है। इसे लेकर तकरीबन 32,000 अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में दायर विभिन्न याचिकाओं से जुड़े हुए हैं। भर्ती में रिक्त पद 6,170 हैं और फिलहाल कोर्ट का रुख बहुत ही सकारात्मक है, जिसकी वजह से संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, सीजेपी पार्टी का जो आंदोलन हुआ उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और फिलहाल अब धर्मेंद्र प्रधान की जगह पर प्रहलाद जोशी जो है वो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। तो पेपर लीक पर आज एक टास्क फोर्स भी गठित किया जाएगा और इसके लिए प्रधानमंत्री जो हैं वो आज बिल पेश करेंगे। तो ये 6 दिग्गज शामिल किए गए हैं, जिसमें नंदन नीलकेड़ी, डॉक्टर एस सोमनाथ, तपन डेका, वी कामकोटी, अनीता करवाल, अमृतलाल मीणा, ये 6 लोग इसमें शामिल हैं। फिलहाल दोस्तों, अगर देखा जाए तो पेपर लीक संशोधन बिल में 10 साल का प्रावधान है। पेपर लीक संशोधन विधेयक में मामले की सुनवाई के लिए राज्यों में त्वरित अदालतें स्थापित होंगी। प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी पड़ेगी। पेपर लीक करने पर अधिकतम 10 साल की कैद हो सकती है, 50 लाख का जुर्माना और संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 वर्ष की सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। फिलहाल दोस्तों, ये जो पूरा मामला है इससे आप वेल नोन है, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। नीट पेपर लीक मामले में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने के एक दिन बाद ही रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधार समिति के लिए हाई पावर टास्क फोर्स गठित करने का ऐलान किया है। इसमें 6 सदस्य होंगे। इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलकेड़ी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू हुई है। मतलब दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को उनका महत्व बताते हुए राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी भी सौंपी है। संस्कृत के श्लोक से शुरुआत करते हुए गुरु के महत्व को बताते हुए कहा कि छात्र विदेशी षड्यंत्र और विघटनकारियों के भटकाव का शिकार न हो। फिलहाल दोस्तों, इसमें वो सारे जो शिक्षक हैं शामिल रहेंगे जो कि एडेड में हो या फिर स्ववित्त पोषित में हो, और मतलब उनको जो इलाज मिलेगा वो कैशलेस मिलेगा। अब उनका जो इलाज है वो करना
सरकार की जिम्मेदारी रहेगी, इसमें उनके परिवार के लोग भी शामिल रहेंगे। टीजीटी अंग्रेजी का पेपर तैयार करने वाले विशेषज्ञों पर कार्रवाई हो सकती है। 125 प्रश्नों में से 29 प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर थे। 29 प्रश्न ये पाठ्यक्रम के बाहर थे। हाई कोर्ट में आज सुनवाई संभावित है। फिलहाल चयन आयोग के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में स्वीकार किया था कि 29 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर थे। एक्सपर्ट कमेटी ने भी इन प्रश्नों को बाहर का माना था। मामला गोपनीय होने के कारण कितने विषय विशेषज्ञों पर कार्रवाई होगी, संख्या स्पष्ट नहीं हो सकी है। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान समय में यूपी में जो एडेड महाविद्यालय हैं उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है, तो विज्ञापन में कुछ त्रुटियां रह गई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, कुल 44 विषयों के सापेक्ष जारी किए गए थे, जो सिलेबस था आयोग ने जारी किया था। लेकिन उसमें जो कुक्कुट वाला जो एक विषय है, उसमें आयोग ने पूछा है कि क्या कुक्कुट और पशुपालन अलग अलग विषय हैं या एक ही हैं, क्योंकि दोनों के लिए फिर वैसे ही जो तैयारी है करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मामला ये बन रहा है कि अगर अब स्पष्टीकरण आने में विलम्ब होता है, आप जानते ही हैं ये 27 तारीख आज हो गई है, इसका मतलब जो विज्ञापन संख्या 52 है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अब ये विज्ञप्ति अगस्त में आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा डिले तो हो रहा है। और दोस्तों, आपको ये भी पता है कि इसी दौरान प्रयागराज के कुछ छात्र नेता हैं जिनसे मैं अपील करता हूं कि कृपया वो सिर्फ वही काम करें जो कि छात्र हित में हो। अदरवाइज मतलब ऐसा ना हो कि उन्हें छात्रों के रोष का सामना भी करना पड़े। उम्र सीमा लागू करवाने के लिए ये छात्र नेता जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं। कल मैंने इन लोगों पर एक पोस्ट भी लिखी है। बेहतर होगा कि जिस प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षा ये होती रही है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस टीजीटी प्लस पीजीटी, दोस्तों इन परीक्षाओं की खूबसूरती यही होती है कि इसमें शिक्षक बनने के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। जिनके सपने टूट जाते हैं, जिनकी उम्र सीमा बहुत ही ऊपर हो जाती है, किन्हीं कारणों से जो 40-42 साल की उम्र तक फिलहाल एक आदर्श नौकरी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और जिनके पास ना तो इतना मतलब समय होता है कि वो बिजनेस की तैयारी कर सकें और बिजनेस स्टार्ट कर सकें, और ना ही इतने पैसे होते हैं, क्योंकि इस उम्र में आते आते परिवार का सपोर्ट भी समाप्त होने लगता है कि 40 साल 42 साल तक आपने तैयारी करी है और आप एक नौकरी नहीं तलाश कर पाए, तो उनको जो सामाजिक और घर से दोनों तरह से जो सपोर्ट मिलता है, आर्थिक या फिर मानसिक, वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती ही सहारा रहती है। और एक बात और भी है कि शिक्षक बनने के लिए आपको बहुत फुर्तीला चुस्त शरीर नहीं चाहिए, बल्कि फुर्तीला और चुस्त दिमाग चाहिए। तो यहाँ पर मतलब वही लोग शिक्षक बने जो छात्रों में बेहतर एक समझ पैदा कर सके, छात्रों को विषय को अच्छे से समझा सके। सो यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट न तो अब तक थी, और मैं अपील करूंगा कि आगे भी अपर एज लिमिट लागू नहीं होनी चाहिए। और फिलहाल जो भी छात्र नेता हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया इस प्रकार के कार्य ना करें। फिलहाल जो नेगेटिव मार्किंग लागू की गई है, अगर आप इस पर कुछ कह सकते हैं, कर सकते हैं, सो करिए, लेकिन वो काम ना करें जिससे हजारों लाखों के सपने टूट जाएं और उनका जो मन स्थिति बनेगी, जो उनका संताप होगा, उसके दोषी आप मत बनिए। जिस दिए में जितना तेल होगा वो उतनी रोशनी करेगा। दूसरे का दिया बुझाकर अपना दिया रोशन करना ये अच्छी बात तो नहीं है। धन्यवाद। प्लीज डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।